हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वास शर्मा। मैं यहाँ स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का आप ही के अपने एजुकेशन जेई क्लासेस मेरठ में। आज की क्लास मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ आप सभी बच्चों के लिए, जिसका नाम है शंखनाद महामैराथन। ये एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसा मैराथन जिसमें हम एक कंप्लीट सब्जेक्ट एक सिंगल सेशन में कराने की कोशिश करते हैं। यानी आपके पहले यूनिट के पहले टॉपिक से लेके आपकी आखिरी यूनिट के लास्ट टॉपिक तक आपका ये जो कंप्लीट सेशन है, इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पर जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, ये जो शंखनाद महामैराथन क्लास होने वाली है, ये कौन से सब्जेक्ट की होने वाली है? एमएमआई की, यानी मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी की। ये कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो मैं यहाँ पे चुन करके लेके आया हूँ, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में बहुत बार, हर बार ज्यादा से ज्यादा रिपीट हुए हैं। कैसे रिपीट हुए हैं? 5 नंबर में पूछे गए हैं, 6 नंबर की मार्किंग में पूछे गए हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये तो कंप्लीट कराएंगे ही। और इसी के साथ जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कम मार्क्स में आते हैं, वो भी इस सेशन में कंप्लीट कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने साथ के पढ़ने वाले बच्चों में, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, सो दैट अभी तक जिन बच्चों का ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है या वो किसी भी रीजन की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, वो इस सेशन का फायदा उठा सके, इस सेशन का लाभ उठा सके और यहां से मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स नॉलेज गेन कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपका जैसा सब्जेक्ट का नाम है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, यानी एमएमआई। यहां पे हम स्टार्ट करते हैं आपके पहले वाले टॉपिक से, जिसका नाम है बिवेल प्रोटेक्टर। देखिए बिवेल प्रोटेक्टर, यहां पे अगर हम देखें, यहां पे आपको कितने टॉपिक्स मिल रहे हैं? यहां पे अगर हम देखें तो टॉपिक की संख्या है जो मैं लेकर के आया हूं, वो है टोटल 20 to 21 टॉपिक्स है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कंटिन्यूअस आपके एग्जाम में हर बार इनमें से कुछ टॉपिक्स 5 मार्कर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिवेल प्रोटेक्टर क्या होता है? बिवेल प्रोटेक्टर क्या होता है? देखिए, ये जो वर्ड है प्रोटेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंगल मेजरमेंट डिवाइस। क्या? एंगल मेजरमेंट डिवाइस, यानी एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम एंगल मेजर कर सके। एंगल क्या होता है? विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन, किसी भी दूसरी लाइन या किसी भी दूसरी सरफेस का उस सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस के रेस्पेक्ट में कितना इंक्लिनेशन है। ठीक है, तो उसको हम मेजर करते हैं बिवेल प्रोटेक्टर से। काम कैसे करता है? अगर हम इसके डिवाइस के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो हम देख लेते हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है तो हमें कैसे इसे अटेम्प्ट करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि बिवेल प्रोटेक्टर में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों, एक ग्रेजुएटेड स्केल, सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल होता है, यहां से हम देख लेते हैं। देखिए यहां पे एक सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल के साथ ही एक ब्लेड यहां पे हिंज रहता है। ये सब चीजें ऊपर मैंने बताई हैं। इस सेशन के बाद आप चाहे तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस सर्कुलर स्केल के साथ एक ये ब्लेड हिंज रहता है और इस ब्लेड के साथ एक ये स्टॉक हिंज रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक सर्कुलर प्लेट रहती है, एक सर्कुलर स्केल रहता है, उसी के साथ एक ब्लेड हिंज रहता है और एक स्टॉक हिंज रहता है। ठीक है, इस सर्कुलर प्लेट या सर्कुलर स्केल के ऊपर डिफरेंट इंटरवल्स पे एंगल बनाए हुए रहते हैं, एंगल दिखाई दिए रहते हैं। ठीक है जी, और इसी सर्कुलर स्केल के ऊपर एक वर्नियर स्केल भी लगा रहता है। ठीक है, अब अगर हम यहां पे ऊपर देखें तो यहां पे हमने देख लिया एक ज्योमेट्रिकल स्केल होता है जिसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है या सेमी सर्कुलर होती है। ठीक है, इसमें हमें एक चीज और ये लिखनी है, जो इसका मिनिमम काउंट है। देखिए किसी भी डिवाइस, किसी भी मेजरिंग डिवाइस का अगर आपको एक्सप्लेनेशन आ जाए तो आप सबसे पहले
जो आपका पहला पैराग्राफ होगा उसमें सबसे पहले आप ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल लिखेंगे कि जो उसकी लीस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है। बिवेल प्रोटेक्टर की जो लीस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। ठीक है, आपने मैथ में पढ़ा होगा जो डिग्री होता है रेडियन होता है, रेडियन से छोटा क्या होता है, मिनट होता है, मिनट से छोटा क्या होता है, सेकंड्स होते हैं। तो इसकी बिवेल प्रोटेक्टर की जो लीस्ट काउंट होती है वो होती है 5 मिनट्स। ठीक है, इसको हम 5 डैश से भी दिखाते हैं। सेकंड्स को कैसे दिखाते हैं, 5 डबल डैश। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ आ जाए ऐसे, तो इसका मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ एंगल, इसका मतलब होता है 5 सेकंड्स। क्या होता है, 5 सेकंड्स होता है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम देखें तो जो सर्कुलर स्केल होता है, सर्कुलर स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल भी होता है। वर्नियर स्केल क्यों लगाया जाता है, वर्नियर स्केल लगाया जाता है ताकि हम बिवेल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी बढ़ा सकें। ठीक है, मान लीजिए कोई एंगल है 22 डिग्री का, ठीक है, हम उसको सर्कुलर स्केल से तो 22 डिग्रीज पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअल में जो एंगल है वो है 22.54 डिग्रीज का। तो ये जो 0.54 डिग्री का एरर आएगा अगर हम वर्नियर स्केल ना लगाएं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पे बन जाता है। वर्नियर स्केल लगाने से, वर्नियर स्केल लगाने से क्या होता है, हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है, 0.02 mm। ठीक है, तो ये यहां तक ये कंटेंट हो गया। इसके बाद हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं जितने भी हमारी मशीन्स होती हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं, अगर वो किसी एक एंगल पे हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट निकल के आया, मशीन में हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका सरफेस कुछ ऐसा है। ठीक है, अब हमें ये एंगल पता करना है, ये थीटा कितना होगा, ये थीटा कितना होगा। तो इस टाइप के एंगल को पता करने के लिए हम बिवेल प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। दिखता कैसा है ये ऐसा दिखता है। ये जो स्टॉक है बच्चों, ये स्टॉक हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते हैं, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखने के बाद ये मान लीजिए ये कोई वेज है, ये कोई वेज है, इस वेज का ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस पे ये स्टॉक हम रखेंगे, और ये जो स्केल है, ये जो ब्लेड है, इस ब्लेड को इस तरीके से इंक्लाइन करेंगे ताकि इस ब्लेड की जो सरफेस है वो इस ये वाली जो सरफेस है इस पे स्थिर तरीके से स्टेबल होकर के बैठ जाए। जैसे ही ये ब्लेड की सरफेस इस इंक्लाइंड सरफेस पे आकर के टच करेगी, यहाँ पे एक स्केल रहता है, यहाँ पे एक स्केल रहता है, वो स्केल इस ब्लेड के साथ उसी स्पीड से चलता रहता है जैसे जैसे ये एंगल टिल्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें एक एंगल मिल जाता है और वही एंगल इसका ये इंक्लिनेशन बन जाता है। तो आई होप ये वर्किंग आपको क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले अगर बिवेल प्रोटेक्टर आता है तो आप इसकी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या हम बिवेल प्रोटेक्टर में देखते हैं, हमें क्या क्या देखने को मिलता है वो लिखेंगे। इसके बाद हम इसकी वर्किंग लिखेंगे, वर्किंग जैसे मैंने अभी आपको बताया वो उस टाइप से लिखनी है। उसके बाद हम लिखेंगे एडवांटेज, भाई इसके एडवांटेज क्या है, क्यों हम इसे मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में, मैकेनिकल कंपनीज में या अलग अलग प्रोडक्ट्स में के एंगल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे ताकि हमारे जो 5 मार्क का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। क्या कंप्लीट हो जाए, 5 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन बन के आता है। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आ जाता है साइन बार। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, साइन बार। देखिए ये जो डिवाइस है ये नाम से ही आपको क्लियर कर रहा है खुद को, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि साइन ऑफ एंगल पे डिपेंड करता है या साइन ऑफ एंगल पे निर्भर करता है। अगर हमें साइन, यानी साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अगर हमें ये वाला फॉर्मूला पता है तो हम साइन बार को आसानी से, बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं रोलर्स, बार और गेज। तीन बेसिक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिससे ये डिवाइस मिलकर के बना होता है। ठीक है,
यहां पे देखिए, यहां पे मैंने लिख करके भी आया है, ये साइन बार क्या है, डिवाइस है जो कि एंगल को मेजर करने के लिए, बेवल प्रोटेक्टर भी एंगल को मेजर करने के लिए था, साइन बार भी एंगल को मेजर करने के लिए है। इसका जो एलिमेंट होते हैं, ये जैसे हार्डन्ड ग्राउंड बॉडी जो होती है वो सिलेंडर की शेप में होती है, ठीक है। सिलेंडर दो, एक सिलेंडर के दो एक सिलेंडर के दो एंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको एक्यूरेटली मेजर करने के बाद हम साइन ऑफ एंगल निकालते हैं, ठीक है। यहां पे इसकी वर्किंग देखते हैं, इसका फिगर देखते हैं। देखिए साइन बार कुछ ऐसा दिखाई देता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। यहां पे तीन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो ये है, ये दो, एक ये बार है और ये गेजेस हैं, ठीक है। तीन बेसिक एलिमेंट है। इसको, इसकी वर्किंग कैसे है, ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग कैसे है, देखिए फिर से मैं अगर आपको वही ऑब्जेक्ट लेकर के दिखाऊं, ये मान लीजिए हमारे पास कोई वेज है, कोई इंक्लाइंड सरफेस है, इसका मुझे ये एंगल पता करना है, ये एंगल पता करना है कितना एंगल होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे गेजेस लगाते हैं। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, अच्छा, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के एक एंड पे हम ये सिलेंडर्स लगाते हैं। ये ए और बी जो है ये सिलेंडर्स हैं। ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, सिलेंडर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये बार है और ये गेजेस है। इसके एक एंड पे, बार के एक एंड पे हम एक सिलेंडर लगाते हैं और बार के दूसरे एंड पे दूसरा सिलेंडर लगाते हैं, और दूसरे सिलेंडर के नीचे, यानी जब आप यहां पे गेज लगाएंगे, जब आप यहां पे गेज लगाते हैं, ठीक है, जब हम यहां पे गेज लगाते हैं तो यहां पे हमें एक इंक्लिनेशन मिल गया। अब इस इंक्लिनेशन के साथ ही हम यहां पे गेज लगाना स्टार्ट करेंगे, और ये गेज हम तब तक लगाएंगे जब तक ये साइन बार हॉरिजॉन्टल नहीं हो जाता। जब ये साइन बार हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो ये जो गेज है, गेजेस हैं, इनकी हमें हाइट पता होती है, इनकी हमें हाइट पता होती है, अलग अलग हाइट के होते हैं। जब हम एक के ऊपर एक गेज लगाते हैं तो ये सारे गेजेस को, सारे गेजेस की हाइट को सम करके प्लस करके हम इनकी कंप्लीट हाइट पता कर सकते हैं। ये जो कंप्लीट हाइट है ये पता हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमें इस बार की लेंथ भी पता है, ये एल, ठीक है, यानी हमें ये वाली लेंथ भी पता है, ये भी लेंथ पता है, ठीक है। ये तो बार की लेंथ है, ये तो हमें दी होती है साइन बार में। हम ये हाइट भी पता कर चुके हैं। तो अगर मैं इसी का ही यहां पे एक ट्रायंगल बना दूं तो हमें ये एल पता है, ये एच पता है, और ये वाला थीटा निकालना है। तो क्या लगाएंगे हम, भाई हमें हाइपोटेनियस पता है, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन ही लगाएंगे। तो साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है एच, हाइपोटेनियस क्या है एल, तो एच अपॉन एल साइन थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एच अपॉन एल। तो इस तरीके से हम साइन बार की वर्किंग देखते हैं। साइन बार की वर्किंग इस टाइप से होती है। आगे अगर हम देखें तो यहां पे वही चीज यहां पे दिखाई गई, वही चीज यहां पे लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि मान लीजिए एक वेज है, वेज को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस किया गया और उस उसके बाद एक डेफिनेट एक्यूरेसी से हमने एंगल को मेजर कर लिया विद द हेल्प ऑफ साइन बार। अब हम बात कर लेते हैं एक्यूरेसी की। इसकी जो एक्यूरेसी है वो क्या है, अच्छा सबसे पहले एक्यूरेसी देख लेते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है, मेजरमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी जिससे वो एक नोन वैल्यू या अननोन वैल्यू को रिपीटेडली सेम मैग्नीट्यूड के साथ रिप्रेजेंट कर सके, वो उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कहलाती है, ठीक है। इट इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू टू ए स्टैंडर्ड वैल्यू और अ ट्रू वैल्यू, ठीक है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर एक्यूरेसी और प्रिसीजन को थोड़ा सा और समझे, क्वेश्चन आ जाता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझाइए। देखिए एक्यूरेसी क्या होती है, मान लीजिए आपकी ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है फॉर एग्जांपल 15.5 सेंटीमीटर है, 15.5 सेंटीमीटर है। अब 15.5 सेंटीमीटर है, आपने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, एक इंस्ट्रूमेंट लिया मान लीजिए ए, उस इंस्ट्रूमेंट से जब इसको मेजर किया, इस सर्कल को मेजर किया, इस सर्कल के डायमीटर को मेजर किया, तो आपको जो पहली रीडिंग मिली वो मिली 15.1 सेंटीमीटर, सेकेंड रीडिंग मिली 15.4 सेंटीमीटर, थर्ड मिली 15.45 सेंटीमीटर, फोर्थ मिली 15.5 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 15.5 सेंटीमीटर। इससे इससे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जितनी ज्यादा क्लोजनेस, जितनी ज्यादा क्लोज रीडिंग मिलेगी, उतना ही वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा। ठीक है। अब प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन होता है कि आपने कोई रीडिंग ली इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट से डायमीटर की रीडिंग ली, अब वो रीडिंग चाहे सही हो या ना हो, पर हर बार जब आप उसी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले तो आपको वही वैल्यू मिले। मान लीजिए आपने इंस्ट्रूमेंट बी से रीडिंग ली और आपको फर्स्ट रीडिंग मिली, इसका डायमीटर 15.5, आपको फर्स्ट रीडिंग मिली 12 सेंटीमीटर, सेकंड मिली 12.1 सेंटीमीटर, थर्ड मिली 11.99 सेंटीमीटर। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू के बिल्कुल आसपास भी नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 15.5, मिल कितनी गई है 12, 12.1, 11.99। ठीक है। तो मिल इतनी गई है, एग्जैक्ट वैल्यू के पास नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू के पास नहीं है, पर मिल सेम गई है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड के आसपास मिली हुई है। ठीक है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम कहते हैं प्रिसीजन। तो एक इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट तभी कहलाया जाता है जब वो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो। ठीक है। एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो, यानी वो इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्ट वैल्यू के पास भी आपको मेजरमेंट निकाल के दे दे और रिपीटेडली वही मैग्नीट्यूड निकाल के दे दे। ठीक है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में ये अंतर होता है। बहुत बार आपसे 5 नंबर में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो आप इसे कैसे बताएंगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद एक एग्जांपल की हेल्प से आप इसे बताएंगे। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसका उपयोग हम करते हैं कन्वर्जन के लिए। कैसे कन्वर्जन के लिए, एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। ज्यादातर ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि एनर्जी कन्वर्टर्स। ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रांसड्यूसर में जो इंपॉर्टेंट ट्रांसड्यूसर है वो है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। कौन सा, पीजो इलेक्ट्रिक। पीजो इलेक्ट्रिक, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर सबसे पहले हम लिखेंगे ये वाली लाइन, ये सबसे मेन लाइन है। कौन से इफेक्ट पे काम करता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। कौन से इफेक्ट पे, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। और मेजर करता है किसको, चेंज इन एक्सेलरेशन को, प्रेशर को, स्ट्रेन को, टेम्परेचर को, फोर्स को। ठीक है। कैसे, कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या इलेक्ट्रिकल चार्ज में। तो हाँ, यहां पे हमें 3 लाइन से 3 चीजें मिली। पहला क्या मिला, पहला हमें मिला कि ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर किस पे काम करता है, कौन से इफेक्ट पे, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। ये तो हमें पहली लाइन लिखनी है। ठीक है। दूसरी लाइन क्या लिखनी है कि ये मेजर किस किस को कर सकता है,
टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, एक्सेलरेशन को मेजर कर सकता है, प्रेशर को मेजर कर सकता है, फोर्स को मेजर कर सकता है, ठीक है, और स्ट्रेन को मेजर कर सकता है। कैसे कर सकता है? तीसरी चीज हमें क्या मिली? तीसरी चीज हमें मिली कि कैसे मेजर करता है? बाय कन्वर्टिंग एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। यहां पे अगर हम इसकी वर्किंग, यहां पे अगर हम इसका फिगर देखें तो ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की फिगर है। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की फिगर में हम यहां पे देखें तो यहां पे हमें ये एक सर्किट मिलता है। इसको जब सेशन लिया गया था तो बहुत ब्रीफली आपको समझाया गया था कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे एक की होती है, यहाँ पे एक बैटरी लगी रहती है, ये एक सर्किट होता है। ये L1 और L2 इंडक्टर और L3 क्या होते हैं? इंडक्टर्स होते हैं। और यहाँ पे क्रिस्टल, रूबी क्रिस्टल रखा रहता है, ठीक है। अब अगर हम यहां से यहां पे देखें तो ये जो कंप्लीट सर्किट है, ये कंप्लीट सर्किट यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे असेंबल्ड होता है, ठीक है। जब हम इस पे प्रेशर लगाते हैं, जब हम यहाँ पे इस वाले प्लेट पे प्रेशर लगाएंगे, एकदम से प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर लगाने से क्या होता है कि ये इस वाले प्रेशर जो हमने लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर, उसको मेजर करके हमें एक आउटपुट दे देता है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इसको इस्तेमाल किया जाता है इन स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं? अगर हम देखें हाई जंप, लॉन्ग जंप, सरफेस पे कितना प्रेशर लगा लॉन्ग जंप एथलीट के द्वारा, या हाई जंप एथलीट कितना प्रेशर लगा के, ग्राउंड पे प्रेशर लगा के जंप ले रहा है। कहाँ पे? क्रिकेट में भी अगर हम देखें तो क्रिकेट में पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हम एक उस पे बैट पे लगा देते हैं, सो दैट क्रिकेट के बारे में हम ये एनालिसिस कर सकें कि बॉल जब बैट पे पड़ रही है तो वो कितने फोर्स से उसको हिट कर रहा है, कहां पे, कौन से स्पॉट पे बॉल पड़ रही है, तो वहां पे मैक्सिमम इफेक्ट, मैक्सिमम पावर मिल रही है बैट पर। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी इससे मेजर किए जा सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस भी मेजर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी वर्किंग सबसे देखिए, अगर आपको अगर आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को समझाने के लिए आ जाए और क्वेश्चन रहे 5 नंबर का, तो आप सबसे पहला स्टेप होगा उसका कि आप उसका कंस्ट्रक्शन समझाएंगे। सेकंड स्टेप में उसकी वर्किंग समझाएंगे। थर्ड स्टेप में उसके एडवांटेजेस अगर याद रहे, एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस, अगर दोनों याद हैं तो दोनों, नहीं तो एक। कम से कम ये 3 इंफॉर्मेशन आप किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट जो कि एग्जाम में अगर आए तो उसको समझाने के लिए ये 3 इंफॉर्मेशन अपने आंसर शीट पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसके एप्लीकेशन क्या क्या है। इसके एप्लीकेशन है कि ये इंकजेट प्रिंटर्स में काम करता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल सीट बेल्ट में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? जब ऑटोमोबाइल सीट बेल्ट में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जब गाड़ी टकराती है, जब उसकी क्रैश टेस्टिंग करते हैं, तो सो दैट हमें यह पता चल सके कि क्रैश टेस्ट होते समय जो सीट बेल्ट है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, क्या वो फोर्स, क्या वो इफेक्ट वो सीट बेल्ट सहन कर सकती है, नहीं कर सकती है, बियर आउट कर सकती है, नहीं कर सकती है विदाउट फेलियर। तो इसकी टेस्टिंग के लिए भी हम पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर उस सीट बेल्ट के ऊपर लगाकर रखते हैं और उससे टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। हाई स्पीड शॉक वेव्स को और ब्लास्ट वेव्स को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट्स पे जहां पे पर्सन बाहर निकलता है या अंदर आता है तो वहां पे उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला है वो है ब्राउनी ब्रेक डायनोमोमीटर। डायनोमोमीटर जो होता है वो ब्रेक पावर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल करने के लिए? ब्रेक पावर।
ठीक है। ब्रेक पावर किसी भी ऑटोमोबाइल, किसी भी मशीन की वो पावर होती है जो एक्चुअल में यूज की जाती है, ठीक है। देखिए इंडक्टिव पावर जो होती है वो उसकी टोटल पावर होती है। इंडक्टिव पावर में से जब फ्रिक्शन पावर को माइनस करते हैं तो हमें ब्रेक पावर मिलती है। ब्रेक पावर ही वो एक्चुअल पावर होती है जिसका इस्तेमाल किसी भी मशीन, किसी भी ऑटोमोबाइल, किसी भी बाइक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी ऑटोमोबाइल, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी को निकालने के लिए हम ब्रेक पावर निकालते हैं, ठीक है। कोई भी मशीन, कोई भी ऑटोमोबाइल कितना ज्यादा एफिशिएंट है उसके लिए हमें जो उसकी वर्किंग पावर है वो पता होनी चाहिए। वो कैसे पता करते हैं हम? उसके लिए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डायनामोमीटर है ब्राउनी ब्रेक डायनामोमीटर। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग देखने से पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको यहां पर सबसे पहले एक व्हील मिलेगी। ये व्हील होती है, ये व्हील है, फ्लाई व्हील है, ठीक है। फ्लाई व्हील के ऊपर ये दो ब्रेक ब्लॉक्स मिलेंगे। एक फ्लाई व्हील होती है जो ऑटोमोबाइल या मशीन की हो सकती है, उसके ऊपर ऐसे ब्लॉक्स लगा के रखते हैं, ठीक है। उन ब्लॉक्स को ऊपर से, एक ब्लॉक को ऊपर से लगा के रखते हैं, एक ब्लॉक को नीचे से लगा के रखते हैं, दोनों को टाइट कर देते हैं। टाइट करके हम यहाँ पे दूसरे एंड पे वेट रखते हैं, ठीक है। इस फ्लाईव्हील को पावर देते हैं। ये फ्लाईव्हील जब पावर लेकर के घूमेगी तो घूमने के साथ ये टॉर्क भी जनरेट करेगी और इसको ऊपर उठाएगी। अब इसको ऊपर उठाने से रजिस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे वेट्स को ऐड ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम वेट्स को ऐड ऑन करेंगे, वेट्स को डालेंगे, वेट्स को लगाएंगे। हम यहाँ पे वेट तब तक ऐड ऑन करते रहेंगे जब तक हमारे इस वेट की वजह से ये जो फ्लाई व्हील है ये घूमना बंद ना हो जाए, ठीक है। या इसका जो टॉर्क, ये जो टॉर्क जनरेट कर रही है, ये जो फ्लाई व्हील है भाई, कोई भी फ्लाई व्हील जब घूमेगी तो टॉर्क जनरेट करेगी। टॉर्क जब ये जनरेट कर रही है तो ये टॉर्क इन एड ऑन वेट्स के टॉर्क की वजह से नलीफाई ना हो जाए तब तक हम यहाँ पे वेट्स एड ऑन करते रहते हैं, ठीक है। अब हमें ये वेट मिल गए। ये जो हम वेट्स एड ऑन करते हैं इनकी वैल्यू हमें पता होती है, पहले से पता होती है, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमें पता है। इंस्ट्रूमेंट में यहां से लेके यहां तक का हमें डिस्टेंस पता है। बस एक चीज हमें अननोन है, वो है इस फ्लाईव्हील का टॉर्क, किस टॉर्क से ये घूम रहा है, वो ही हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम टॉर्क कैलकुलेट कर पाए तो ब्रेक पावर हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, आगे देखेंगे कैसे, ठीक है। तो यहां पर हम इसे वेट एड ऑन करके टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं W इंटू एल की हेल्प से। और ये जो टॉर्क होती है ये इक्विलिब्रियम में उतनी ही टॉर्क होगी जितनी इस फ्लाईव्हील की होगी। ये टॉर्क हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ब्रेक पावर का जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है 2 पाई एन टी अपॉन 60। ये टॉर्क हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आरपीएम हमें पता है, 2 पाई कांस्टेंट है, 60 कांस्टेंट है, ब्रेक पावर हमें मिल गया, ठीक है। तो ब्राउनी ब्रेक डायनामोमीटर ऐसे काम करता है। आगे अगर हम देखें तो वही चीजें देखिए, 2 पाई एन टी आ गया। इसके बाद हाइड्रोलिक। देखिए ब्राउनी जो था वो एक मैकेनिकल डायनामोमीटर था। उसके साथ एक दिक्कत ये थी कि जब हाई स्पीड पे फ्लाईव्हील घूमती थी तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जो ब्लॉक होते थे, वो ब्लॉक पुराने जमाने में लकड़ी के बनाए जाते थे। तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता था कि इतना ज्यादा फ्रिक्शन हो जाता था कि लकड़ी कभी कभार जल जाती थी, उसकी जो सरफेस है वो बर्न आउट हो जाती थी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए और उसको इंप्रूव करने के लिए हम हाइड्रोलिक डायनामोमीटर लेकर के आए। हाइड्रोलिक में हम वाटर या किसी भी विस्कस फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं सो दैट हम कम पावर लगा के, कम टॉर्क लगा करके ब्रेक पावर को कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। यहां पे वाटर इनलेट रहता है, वाटर इनलेट जाएगा, ये शाफ्ट घूमती है, ये शाफ्ट घूमेगी तो वाटर इनलेट इसके ऊपर घूमेगा और घूम करके काउंटर टॉर्क लगाएगा। काउंटर टॉर्क लगा के ये वापस यहां से इस वाले जेट से बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो हम यहां पर वाटर को इस स्पीड से घुमाते हैं सो दैट इस शाफ्ट को हम इक्विलिब्रियम में लेकर आ पाए, इस शाफ्ट के आरपीएम हम रोक पाए। तो जैसे ही हम इस शाफ्ट को स्टेबल कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं, तुरंत ही हम यहां पे ब्रेक पावर का फॉर्मूला लगाते हैं 2 पाई एन टी अपॉन 60।
ठीक है। एन हमें पता है, शाफ्ट के आरपीएम हमें पता है, वाटर कितने आरपीएम से घूम रहा है उसके बेसिस पे हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं और ब्रेक पावर हम इससे निकाल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है एलवीडीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एलवीडीटी लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। एलवीडीटी ये काम कैसे करता है, देखिए सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे कि एलवीडीटी क्या स्टैंड करता है। एलवीडीटी स्टैंड्स फॉर लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब ये एलवीडीटी क्या है, यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर मतलब इसकी जो वर्किंग है, यानी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल दोनों ब्रांचेस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये एक सेंसर है जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर कहलाता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैकेनिकल मोशन को, याद रखेंगे मैकेनिकल मोशन को, वेरिएबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वेरिएबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, वेरिएबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल कौन सी हो सकती है, या तो करंट हो सकती है या वोल्टेज हो सकती है, ठीक है। और इसका यूज किया जाता है, देखिए यहां पे हमें दो लाइन में तीन इंफॉर्मेशन मिली है। पहली है एलवीडीटी की फुल फॉर्म, और एलवीडीटी किस नेचर का है, एलवीडीटी किस नेचर का सेंसर है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर है। दूसरा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, मैकेनिकल मोशन को वेरिएबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सेकंड और थर्ड इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि इसका इस्तेमाल मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए किया जाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दे फंक्शन एज एक्चुएटर फॉर ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। यहां पे हमें ये वाली इंफॉर्मेशन फिर से दी गई है, याद रखेंगे, ये चीज हमें याद होनी चाहिए। एलवीडीटी की फुल फॉर्म, सबसे पहली वाली लाइन यही लिखनी है। एलवीडीटी अगर क्वेश्चन में आ जाता है, एलवीडीटी समझाइए, तो सबसे पहली लाइन हमें यही लिखनी है कि एलवीडीटी स्टैंड्स फॉर लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। एलवीडीटी लीनियर पोजीशन सेंसर्स कैन बी मेजर डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहां से, ±1 मीटर तक की रेंज में। आगे देखते हैं, अगर हम इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर को देखें तो यहां पे हमें 3 से 4 कनेक्शन चाहिए होते हैं, ठीक है। 3 से 4 कनेक्शन चाहिए होते हैं टू सप्लाई आउटपुट सिग्नल डिलीवरी। अगर हम एलवीडीटी के बारे में बात करें तो एलवीडीटी में हमें एक होलो मेटेलिक सिलेंडर मिलता है। कौन सा, होलो मेटेलिक सिलेंडर। ये चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको कभी एक पैराग्राफ पढ़ने को मिले या आप कभी एक पैराग्राफ स्टडी करते हैं तो आप वहां पे कोशिश कीजिए हर एक लाइन में से 3 से 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पिकअप करने की। आप कंप्लीट पर लाइन तो हो सकता है आप अपनी मर्जी से लिख ले, पर वो 3 से 4 वर्ड्स जो होते हैं, जो एक टेक्निकल आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको पिकअप करने की आप हैबिट लगाइए। जैसे यहाँ पे इस लाइन में क्या है, एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन में एक होलो मेटेलिक सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिसमें एक स्मॉलर शाफ्ट जो होती है वो मूव करती है आगे पीछे, ठीक है, along the axis. The shaft or the push rod ends in a magnetically conductive core which must be in a within cylinder, ठीक है। तो ये जो देखिए यहां पे ये एक होलो सिलेंडर है, ये जो आपको वायलेट कलर में दिख रहा है ये एक होलो सिलेंडर है। इस होलो सिलेंडर के अंदर से ये ग्रीन कलर की एक शाफ्ट जा रही है। ये शाफ्ट जब आगे पीछे मूव करती है तो आगे पीछे मूव करने पे क्या होता है, सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं, और वो सेंसर्स जब एक्टिवेट होते हैं
तो वो सेंसर्स एक्टिवेट होकर के डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग है। वर्क यहाँ पे भी आप क्या, तो यहाँ पे भी आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आप बताएंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, इसके बाद आप बताएंगे वर्किंग, और फिर आप बताएंगे इसके एडवांटेजेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। एलवीडीटी को विस्तार रूप से समझाइए, एक्सप्लेन एलवीडीटी ब्रीफली। इसके बाद हम आगे आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर अगर हम बात करें तो थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर एक डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, तो थर्मामीटर क्या इस्तेमाल कर, थर्मामीटर कैसे काम करता है? थर्मामीटर मेजर करता है हॉटनेस और कोल्डनेस किसी भी बॉडी की विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, यानी उसके वातावरण के प्रभाव में। ठीक है, अब इसमें हमें जो सबसे पहला थर्मामीटर पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रेजिस्टेंस थर्मामीटर। कौन सा थर्मामीटर? रेजिस्टेंस थर्मामीटर। रेजिस्टेंस थर्मामीटर अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस थर्मामीटर को आरटीडीज भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में रेजिस्टेंस थर्मामीटर ना क्वेश्चन आकर के इनडायरेक्टली वो ये भी पूछ सकता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स को समझाइए, तो आप वहां पे रेजिस्टेंस थर्मामीटर को ही समझाएंगे। ठीक है, ये किस पे बेस होता है? चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी में चेंज जब आता है तो उसको मेजर किया जाता है, और उसको मेजर करने के बाद टेम्परेचर को डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पे इसका देखिए एक स्कीमेटिक डायग्राम है। स्कीमेटिक डायग्राम में आप यहां पे एक चीज देख पा रहे होंगे, ये आपने कुछ ऐसा सर्किट पहले भी कहीं देखा होगा। इसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड ब्रिज होता है। ठीक है, इसके बीच में लगा रहता है गैल्वेनोमीटर। क्या लगा रहता है? गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ लगी रहती है यहां पे की। इसी का ही एक एलिमेंट यहां पे एपरेटस के रूप में यहां पे दिखाया गया है। चलिए इसको देखते हैं। अगर हम इसको देखें तो यहां पे हमें दो लीड्स मिलती हैं जिसे हम कहते हैं कनेक्टिंग लीड्स। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लीड्स। कनेक्टिंग लीड बोलते हैं। और यहां पे ये जो लीड है इसका एक एलिमेंट जाता है लेड के अंदर। कहा जाता है? लेड के अंदर। ठीक है, और ये जो एलिमेंट है इसे हम कहते हैं सेंसिंग एलिमेंट। क्या कहते हैं? सेंसिंग एलिमेंट। इस वाले एपरेटस को किसी भी एक फ्लूइड, किसी भी एक टेम्परेचर में डाल दिया जाता है, और यहां से ये जो पार्ट है, ये वाला, ये उस टेम्परेचर को मेजर करता है, सेंस करता है विद द हेल्प ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। और उसके बाद आपको यहां पे जो भी डिस्प्ले यूनिट है, यहां पे आपको टेम्परेचर मेजर करके बता देता है। ठीक है, कहां तक? देखिए इसकी रेंज भी आपको याद करनी है और लिखनी है। कंपेरेटिवली स्मॉल टेम्परेचर रेंज 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द रेजिस्टेंस चेंज ऑफ निकल और ऑफ निकल एलॉयज कैन बी यूज्ड। ठीक है,
400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम निकल या निकल के अलॉयज तक का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें हायर टेम्परेचर पे जाना है तो प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। प्लेटिनम का क्यों इस्तेमाल करते हैं? प्लेटिनम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है, लगभग लगभग 2200 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो हम उसका इस्तेमाल प्लेटिनम 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम निकल और निकल के एलॉयज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद यहां पे ये वाला आ जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, अगर आप कभी हॉस्पिटल में गए हो, डॉक्टर के पास गए हो, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा। इस इंस्ट्रूमेंट की हम वर्किंग देखते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग के लिए सबसे पहले इसके जो बेसिक एलिमेंट है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपने ये बॉक्स देखा होगा, इस बॉक्स का एक फ्लैप होता है। इस फ्लैप का ये वाला जो कवर होता है, इस फ्लैप में यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट इनबिल्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक पाइप लगाया जाता है, इस पाइप में मरकरी रहती है। क्या रहती है? मरकरी रहती है, ठीक है। और इसके ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कप रहता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस रहता है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में कफ लगाया जाता है। क्या? कफ। आपने देखा होगा, मैं अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हो, क्लिनिक पे गए हो, तो जो जो पेशेंट्स होते हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर उनके रिस्ट पे यानी यहाँ पे आर्म पर ये कफ चढ़ाता है, और कफ चढ़ा करके इस वाल्व की हेल्प से, इस वाल्व की हेल्प से यहाँ पे इसको मेजर करता है। तो बेसिकली ये इसका इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर ब्लड प्रेशर, ठीक है, टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला जो कफ होता है बच्चों, ये वाला कफ जब हम अपने यहाँ पे आर्म पिट पे लगाते हैं, डॉक्टर जब आर्म पिट पे लगाता है और इस वॉल्व की हेल्प से, इस वॉल्व की हेल्प से प्रेशर बनाता है, इस वॉल्व को दबाया जाता है, सो दैट एयर एयर जो होती है इस कफ के अंदर चली जाए, और जो ये कफ है ये आपके आर्म पिट को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेता है, बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेता है। तो इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। जैसे ये यहाँ पे इसको टाइटली होल्ड करता है, इसी के साथ ये जो मरकरी है ये भी ऊपर चढ़ता है, ठीक है, ऊपर चढ़ता है। एक लेवल ऐसा आता है जहां पर मरकरी स्टेबल हो जाता है, मतलब मरकरी ऊपर चढ़ना बंद कर देता है। वहां पे उस पॉइंट पे एयर वॉल्व को धीरे धीरे रिलीज किया जाता है, और तब तक रिलीज किया जाता है जब तक नीचे गिरते समय मरकरी फिर से स्टेबल ना हो जाए। उस केस में जैसे ही मरकरी नीचे आते हुए स्टेबल होता है, हम रीडिंग ले लेते हैं, और वो पेशेंट की ब्लड प्रेशर रीडिंग यानी बीपी रीडिंग कहलाती है। बीपी रीडिंग कहलाती है, ठीक है। तो यहां तक आई होप ये वाला इंस्ट्रूमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हेयर हाइग्रोमीटर की। हेयर हाइग्रोमीटर से पहले हम थोड़ा सा लिमिट, फिट और टॉलरेंस के बारे में देख लेते हैं।
लिमिट्स क्या होती है, फिट्स क्या होती हैं, और टॉलरेंस क्या होती है। लिमिट्स को हिंदी में सीमा कहा जाता है, और सीमा दो टाइप की मैंने आपको बताई थी, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। बाई यूनिलेटरल यानी एक तरफ जाने वाली, बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ, माइनस प्लस में, प्लस या माइनस में, या तो प्लस में जाएगी या माइनस में जाएगी। बाइलेटरल में दोनों तरफ जाती है, प्लस और माइनस दोनों तरफ, ठीक है। फिट क्या होते हैं, फिट तीन टाइप के हमने देखे हैं। तीनों टाइप अगर क्वेश्चन आ जाता है फिट्स को समझाइए, तो तीनों टाइप आप समझाएंगे, कौन कौन सी, क्लियरेंस, ट्रांजिशन और इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, ठीक है। क्लियरेंस में क्या होता है, क्लियरेंस में साइज ऑफ होल इज ग्रेटर देन साइज ऑफ शाफ्ट। जो होल का साइज है, होल का जो डायमीटर है, उसका जो होल का डायमीटर है वो ज्यादा होता है शाफ्ट के डायमीटर से। तो आप इमेजिन कीजिए, आपके पास एक होल है, होल का डायमीटर ज्यादा है, शाफ्ट का डायमीटर कम है। मान लीजिए आपके पास ये एक होल है जिसका डायमीटर कितना है, फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर है, और आपके पास एक शाफ्ट है जिसका डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो जैसे ही ये शाफ्ट इस होल के अंदर जाएगी, आप समझने की कोशिश, इमेजिन कीजिए, ये शाफ्ट जब इस होल के अंदर जाएगी, तो क्योंकि शाफ्ट का डायमीटर कम है, तो ये इस होल के अंदर जाते समय बहुत ही ढीले, बहुत ही लूज तरीके से जाएगी, ठीक है, लूज तरीके से जाएगी। तो ये शाफ्ट जब इसके अंदर जाएगी तो लूजनेस आएगी। जो असेंबली है, जो असेंबली है वो बहुत ही लूज होगी, लूज फिटेड होगी। इसीलिए इस टाइप की फिटिंग को क्लियरेंस फिटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लियरेंस फिटिंग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरफेरेंस फिट। बिल्कुल क्लियरेंस फिट का अपोजिट होता है, ठीक है। क्लियरेंस फिट का अपोजिट कैसे होता है, इस केस में साइज ऑफ होल जो होगा, यहां पे तो ग्रेटर है, यहां पे लेस हो जाता है, साइज ऑफ शाफ्ट। साइज ऑफ शाफ्ट जो है वो उसका डायमीटर बड़ा होता है। तो यानी आप इमेजिन कीजिए, अगर ये डायमीटर 3 सेंटीमीटर ना हो करके 5 सेंटीमीटर हो जाए, तो ये शाफ्ट जब इसके अंदर जाएगी तो बहुत ही टाइटली जाएगी, बहुत ही टाइटली जाएगी। और एक बार जब इस शाफ्ट को आप इसके अंदर भेज देंगे, एक बार जब आप इस शाफ्ट को इसके अंदर भेज देंगे, तो क्या होगा कि एक बार आपने इसके साथ कॉम्बिनेशन बना दिया, तो ये शाफ्ट फिर दोबारा इसके इस होल के अंदर से निकल नहीं पाएगी। बेसिकली आपने एक परमानेंट असेंबली बना दी, ठीक है। तो इंटरफेरेंस फिट क्या होती है, परमानेंट असेंबली बनाती है, परमानेंट असेंबली इनके द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन इन दोनों के बीच का नेचर होता है, इन दोनों के बीच का नेचर होता है, ठीक है। फिर टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होते हैं, टॉलरेंस होते हैं बेसिक, देखिए बेसिक साइज, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शाफ्ट है जिसका डायमीटर 40 mm है, 40 mm है, ठीक है, 40 mm है, और इसको मैक्सिमम 2 mm प्लस में और मिनिमम 1 mm नेगेटिव, यानी इसकी जो रेंज हो सकती है वो हो सकती है 40 + 2 - 1, ठीक है। तो ये इसकी रेंज हो सकती है, यानी मैक्सिमम साइज 42 mm का डायमीटर का हो सकता है, मिनिमम साइज 30
9 mm डायमीटर का हो सकता है, सो दैट जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो आपका एक्सेप्टेबल रहे। ठीक है, तो इस केस में जो टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या होता है? टॉलरेंस होता है। ठीक है, इस केस में टॉलरेंस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 माइनस माइनस का 1, यानी 3 mm। आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये ऐड किया 42 आ गया, माइनस ये कितना हो गया 39, तो कितना आ गया 3 mm। दोनों से आंसर सेम आएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेते समय साइन साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपका लिमिट फिट टॉलरेंस यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो आई होप यहां तक का आपको सेशन क्लियरली समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम आगे अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है हेयर हाइग्रोमीटर। चलिए देखते हैं। हेयर हाइग्रोमीटर, हेयर हाइग्रोमीटर अगर हम देखें तो हेयर हाइग्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ठीक है, नमी, हवा में, एनवायरनमेंट में नमी को मेजर करने के लिए हम हेयर हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हेयर हाइग्रोमीटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हेयर हाइग्रोमीटर में हेयर की लेंथ एक्सटेंड होती है या श्रिंक होती है। देखिए, जब भी नमी आती है, नमी आने पे या तो नमी बढ़ेगी तो श्रिंकनेस आएगी, नमी कम होगी तो एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द डायमेंशन ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिक मटेरियल वेरी विद देयर मॉइस्चर कंटेंट। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम जो यहाँ पे लिखा गया है वही चीज हम यहाँ पे वर्किंग में देख लेते हैं। वर्किंग में क्या होता है बच्चों? वर्किंग में यहाँ पे हम सैंपल एयर लेते हैं और सैंपल एयर को स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर पे भेजते हैं। देखिए, ये बालों का गुच्छा हम यहाँ पे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बालों का गुच्छा लगाते हैं। पुराने जमाने में यहाँ पे हम स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर में पुराने जमाने में हम घोड़े के जो बाल होते थे, घोड़े के जो पूंछ के बाल होते थे, वो हम इस्तेमाल करते थे। ठीक है, टू मेजर द ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पे हम आर्टिफिशियल हेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्ट्रैंड ऑफ हेयर यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। सैंपल एयर को यहाँ पे भेजा जाता है। सैंपल एयर को जब यहाँ पे भेजा जाता है तो एयर की अगर ह्यूमिडिटी कम है, ज्यादा है, तो उस बेसिस पे ये जो आर्म है, उस बेसिस पे ये जो हेयर है वो श्रिंक होते हैं या एक्सपेंड होते हैं। या तो श्रिंक होंगे या एक्सपेंड होंगे। अगर श्रिंक होते हैं, अगर ये सिकुड़ेंगे, तो सिकुड़ने पे क्या होता है? सिकुड़ने पे ये जो पिवट है ये अपनी ओर खिंचेगा, ये अपनी ओर खिंचेगा, तो ये वाला जो पॉइंटर है ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो अगर ये सिकुड़ेगा तो ह्यूमिडिटी क्या है? लो है, ह्यूमिडिटी लो है। ठीक है, और अगर ये फैलेगा, क्या होगा? अगर ये फैलेगा, सैंपल लेयर गई, सैंपल लेयर जाने की वजह से अगर ये बालों का गुच्छा फैल गया तो ये जो पिवट है ये इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, तो ये जो पॉइंटर है ये इस तरफ मूव करेगा, यानी ह्यूमिडिटी हाई है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर कर सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे हम इस टाइप से मेजर करते हैं। आगे हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो वर्किंग लिखी हुई है वही चीज लिखी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ हेयर हाइग्रोमीटर, एडवांटेजेस ऑफ हेयर हाइग्रोमीटर। इसकी जो कॉस्ट होती है वो लो होती है, यानी कम खर्चीला होता है, सस्ता होता है। सेकंड, अवेलेबल इन पॉकेट साइज, पॉकेट साइज में मतलब बहुत ही पोर्टेबल साइज में आपको उपलब्ध होता है। नो नीड फॉर प्रिसीजन, प्रिसीजन की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। और लास्ट में आ जाता है यूजफुल फॉर रूम टेम्परेचर, जो आपका कमरे का जो वातावरण है, कमरे का जो तापमान है, उसके लिए ये लाभदायक होता है, यूजफुल होता है मेजर करने के लिए। आगे अगर हम देखें डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस है कि हेयर हाइग्रोमीटर आर रिकमेंडेड ओनली व्हेन द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 5 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 35 से लेके 5 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर वेरिएशन पे ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% से 95% तक की हो, बस। ठीक है। एक्यूरेसी इसकी बहुत कम होती है, 3 से 4% ही होती है। 3 से 4% क्या होता है, मान लीजिए 40 है तो 40 का 1% क्या हो गया, 0.4। ठीक है, तो 3 से 4% की ही इसकी एक्यूरेसी होती है। पीरियोडिक कैलिब्रेशन हमें कंटिन्यूअस चाहिए। ठीक है, देखिए जब बालों का जो गुच्छा है वो सिकुड़ेगा या फैलेगा, तो उस केस में कंटिन्यूअस कैलिब्रेशन चाहिए। ठीक है, स्लो रेस्पॉन्स होता है इनका, क्या होता है, स्लो रेस्पॉन्स होता है, स्लो इन रेस्पॉन्स होते हैं। एकदम से आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, एकदम से फीडबैक नहीं मिलेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो आगे हमारे पास आ जाता है गियर टीथ मेजरमेंट में रोलिंग टेस्ट। क्या, रोलिंग टेस्ट। रोलिंग टेस्ट में हमारे पास एक टेबल होती है, इस टेबल के एक एंड पे मास्टर गियर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, मास्टर गियर लगाया जाता है, मास्टर गियर। और दूसरे साइड पे हम लगाते हैं टेस्टिंग गियर। ये क्या होता है, टेस्टिंग, टेस्टिंग गियर होता है। ठीक है, बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट अंडर द प्रोडक्शन कंडीशन, दिस कंज्यूम्स लेस टाइम एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, एक मास्टर गियर की हेल्प से, एक मास्टर गियर के साथ एक टेस्टिंग गियर को लगा दिया जाता है, और जब उन दोनों को घुमाया जाता है एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि जो टेस्टिंग गियर है, जो टेस्टिंग गियर है उसके टीथ बिल्कुल उसी तरीके से अलाइंड है। क्या उसी तरीके से अलाइंड है जैसे मास्टर गियर। अगर अलाइंड ना हो, अगर अलाइंड नहीं होते, तो यहां पर वेरिएशन आ जाता है। देखिए अगर दोनों के टीथ एक एग्जैक्ट कॉपी के साथ अलाइंड है, तो यहां पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, फ्लोटिंग स्लाइड है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि झटके मिलेंगे ही नहीं। पर अगर टीथ में थोड़ा सा भी वेरिएशन है, तो ये जो फ्लोटिंग स्लाइड है ये या तो इस तरफ मूव करेगी या इस तरफ मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी या इस तरफ मूव करेगी। तो स्प्रिंग लगा के रखते हैं, स्प्रिंग लगा के रखते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही मूव करती है तो यहाँ पे हमें एक मीटर लगा जाता है, उससे हम डिस्प्लेसमेंट पता कर लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से ये पता कर लेते हैं कि कितना गियर टीथ मेजरमेंट में हमें एक्यूरेसी लानी है। ठीक है, जो चीज यहां पे लिखी गई है वही चीज मैंने बताई है। बेस होता है, दो कैरेज होते हैं, एक फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है। फिक्स कौन सा होता है, मास्टर सिलेंडर का होता है। मूवेबल कौन सा होता है, टेस्टिंग, टेस्टिंग का। ठीक है, यहां पे वही चीजें, दो स्पिंडल होते हैं, मूव माउंट होते हैं पैरेलल प्लेन पे, वही चीज लिखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट कॉर्ड मेथड। कांस्टेंट कॉर्ड मेथड का भी इस्तेमाल हम करते हैं टू मेजर द कॉर्डिनल
कॉर्डल थिकनेस एंड कॉर्डल अडेंडम को मेजर करने के लिए, ठीक है। यानी अगर हम बात करें गियर की, तो गियर के जो टीथ होते हैं वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। ये गियर का टीथ आपको दिखाई देता है, गियर का टीथ आपको ऐसा दिखाई देता है, तो आपको ये वाली जो मेजरमेंट है, ये वाला जो साइज है और ये वाला जो साइज है, इसको मेजर करने के लिए हम कांस्टेंट कोऑर्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए और ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो इसको मेजर करने के लिए, इसको निकालने के लिए कंप्लीट डेरिवेशन है जो हमने, जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे बच्चों, तब हमने कंप्लीट डेरिवेशन बहुत ही विस्तार रूप से देखी थी, ठीक है। उस डेरिवेशन के फॉर्मूले के बेसिस पे हम ये वाली हाइट और ये वाली विड्थ आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो तीन चीजें और देख लेते हैं। ये जो फाई होता है, फाई, ये क्या होता है? ये होता है प्रेशर एंगल। क्या होता है? प्रेशर एंगल होता है, ठीक है। ये वाला जो एंगल होता है, ये होता है बेस एंगल। क्या होता है? बेस एंगल होता है, ठीक है। यहां पे मैं आपको एक बार फिर भी बता देता हूं। ये वाला जो होता है, ये होता है एडेंडम सर्किल, ये होता है पिच सर्किल, ये होता है बेस सर्किल, ये होता है डिडेंडम सर्किल, और इसके बीच में ये वाला जो सर्किल होता है, ये होता है क्लियरेंस सर्किल। क्लियरेंस सर्किल, ठीक है। बेस सर्किल वो सर्किल होता है जिसके अबाउट इन्वॉल्यूट प्रोफाइल जनरेट की जाती है। बेस सर्किल वो बेस सर्किल वो सर्किल होता है, बेस सर्किल जनरेट्स द इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। तो यहां तक आपको आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद अगर हम आगे देखें, कांस्टेंट कॉर्ड हो गया, एक लास्ट टॉपिक आपका बच जाता है यहां पर। होल बेसिस एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम, ठीक है, वो हम देखते हैं यहां पर। होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होता है वो हम देख लेते हैं। होल बेसिस सिस्टम, शाफ्ट बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम क्या होता है? होल बेसिस सिस्टम में हम होल को फिक्स करते हैं और वेरी कराते हैं शाफ्ट के साइज को, ठीक है। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हम शाफ्ट के साइज को फिक्स करते हैं और वेरी कराते हैं होल के साइज को।
होल के साइज को। तो यहाँ पे दो टाइप के आपको सिस्टम देखने को मिलते हैं, होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें अगर हम होल के साइज को फिक्स कर दें और शाफ्ट के साइज को वेरी करा के डिफरेंट असेंबलीज प्राप्त कर लें, डिफरेंट असेंबलीज मिल जाए, उस टाइप के सिस्टम को होल बेसिस सिस्टम कहा जाता है। और अगर डिफरेंट असेंबलीज आप शाफ्ट बेसिस सिस्टम से प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उस केस में हमें शाफ्ट को फिक्स करना है और होल के साइज को वेरी कराना है। तो इस टाइप के सिस्टम को होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस सिस्टम कहा जाता है। तो यहां तक कि आपके इस सिंगल सेशन में क्या हुआ, इस सिंगल सेशन में आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सिंगल सेशन है वो क्लियर रहा होगा। ठीक है, वो क्लियर रहा होगा। तो हमने क्या किया, हमने जितने भी हमारे पास पॉइंट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनकी हमने ब्रीफली एक स्टडी किया। कौन कौन से आपके एग्जाम में बहुत बार यूज हो चुके हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, वो भी हमने देखा। ठीक है, वो भी हमने देखा। तो उस आई होप ये वाला सेशन आपके लिए बेटर रहा होगा, यूजफुल रहा होगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक पे अगर आपको डाउट हो बच्चों, तो आप इस सेशन को दोबारा देख सकते हैं, दोबारा बुक्स की हेल्प से, इस सेशन की हेल्प से फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारी तरफ से जेई क्लासेस परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।